मेरे प्यारे दोस्तों, भाई ये तू क्या कर रहा है? ये सब दोगलापन है। तेरा दोगलापन मैं अभी उतारता हूं। ये डायलॉग आप सभी ने सुना होगा। ये डायलॉग शार्क टैंक सीजन 1 से बहुत ही बड़ा फेमस हुआ है। अश्विनी जी ने ये डायलॉग बोला था। अश्विनी जी वन ऑफ द बेस्ट जज थे शार्क टैंक इंडिया सीजन 1 के, जो वो लोगों को टू दी पॉइंट और मुंह पे बोलने वाले व्यक्ति है। ये फेमस वर्ड दोगलापन को लेकर अश्विनी जी ने बुक लिखी है, जिसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ एज वेल एज वो अपने स्टार्टअप के बारे में ट्रूथ बताते हैं। ये बुक मार्केट में लॉन्च होने के बाद थोड़े ही दिनों में इंडिया की बेस्ट सेलर बुक बन गई थी। बुक के स्टार्टिंग में अश्विनी जी अपने बचपन के बारे में बताते हैं। पहले से ही वो पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे और वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थे। उसने अपनी सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट की है। उसके बाद वो आईआईएम के लिए प्रिपरेशन के लिए कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं। वहां पे उसकी मुलाकात माधुरी जैन से होती है। वो आगे जाके उसके जीवन साथी बनते हैं। उसके बाद वो अपनी एमबीए आईआईएम अहमदाबाद से कंप्लीट करते हैं। आईआईएम से ही उसकी प्लेसमेंट हो जाती है और उसको पहली ऑफर कोटक बैंक से मिलती है, जो होती है 8 लाख सीटीसी प्लस 3 लाख एस्यूट बोनस के रूप में। कोटक बैंक के साथ वो अपना करियर स्टार्ट करते हैं और कोटक बैंक में वो 7 साल के लिए काम करते हैं और उसी दरमियान उसने बहुत बड़ी बड़ी डील कंप्लीट करते हैं और उसके साथ बड़े बड़े आईपीओ भी एग्जीक्यूट करते हैं। तो वहां से उसको बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है। आफ्टर 5 और 6 ईयर उसको कहीं पे ऐसा लगने लगता है कि वो कंफर्ट जोन में आ गए, तो वो कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो उसके बाद वो कोटक बैंक को छोड़ के वो एमएक्स ज्वाइन करते हैं। एमएक्स के दरमियान वो अपने आईआईटी बैचमेट अरविंदर सिंह से मिलते हैं। वो आगे जाके उसके साथ ग्रोफर्स ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे ग्रोफर के ज्वाइनिंग के पहले दिन ही 30 ऑर्डर वो लोग डिलीवर करते हैं, बट वहां पे 1 ऑर्डर में गलती हो जाती है। वहां पे वो ऑर्डर डिलीवर ऑर्गेनिक शॉप से करना चाहिए था, उसकी जगह पे नॉर्मल वेंडर से किया जाता है। तो उसके बदले में वो जो कस्टमर होता है वो 500 रुपीज का फ्रॉड का केस दर्ज कर देता है। आगे जाके ये केस 1.5 ईयर तक चलता है और फाइनली 500 रुपीज का केस उनको 25 लाख में पड़ता है और बाद में जाके वो केस वहां से सेटल हो जाता है। बाद में कुछ ही टाइम के बाद ग्रोफर से उसको जाने के लिए बोला जाता है और बाद में वो पीसी ज्वेलर्स को ज्वाइन करते हैं। पीसी ज्वेलर्स में 1 साल के लिए वो जॉब करते हैं और उसके बाद यहाँ पे बड़ा पिक्चर चालू होता है, वो है भारत पे। अश्विनी ग्रोवर अपने 2 को फाउंडर के साथ भाविक कोलरिया एंड शाश्वत नाकरानी के साथ भारत पे की जर्नी वहां से स्टार्ट करते हैं। अश्विनी बिजनेस पिच और फंड रेजिंग में बहुत ही अच्छे होते हैं, तो वो 1.92 करोड़ जैसे प्री मनी वैल्यूएशन 18 करोड़ पे वो फंड रेज करते हैं। प्री मनी वैल्यूएशन, पोस्ट मनी वैल्यूएशन ये सारे स्टार्टअप टर्म्स है, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। उसकी लिंक मैंने ये डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो। वहां से आपको स्टार्टअप रिलेटेड टर्म्स के बारे में नॉलेज मिलेगा। फाइनली 15 अगस्त 2018 को भारत पे का पहला क्यूआर कोड रिलीज होता है मार्केट में और उसकी मार्केट में एंट्री ही 2 लीगल नोटिस से नवाजी जाती है। एक नोटिस पेटीएम से मिला जाता है और एक नोटिस फोन पे से भेजा जाता है और फाइनली आगे जाके पेटीएम अपने नोटिस को वापस ले लेता है, बट फोन पे के साथ उसका केस 2 साल तक चलता है। उसके बाद जाके वो केस वहां पे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि फोन पे के पास कोई ट्रेडमार्क नहीं होता है। भारत पे कम कमीशन में सेम डे ही मर्चेंट को पैसे ट्रांसफर करता है और उसको यूपीआई पेमेंट में मैसिव सक्सेस मिलता है। आगे जाके भारत पे वहां से पोस्ट पे और 12% क्लब करके 2 प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो भी आगे जाके बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। अश्विनी बताते हैं 4 लोगों की बेड हायरिंग्स उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो आगे जाके अश्विनी के अगेंस्ट ही मुश्किल खड़ी करती है। बात बताया नाइका आईपीओ के बारे में और वो बड़ी कंट्रोवर्सी आगे जाके होती है। अश्विनी को 500 करोड़ की एप्लीकेशन नाइका आईपीओ में करना चाहते हैं। उसके लिए वो कोटक बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं। फाइनली सब डॉक्यूमेंटेशन के बाद जब आईपीओ सब्सक्रिप्शन ओपन होने वाला होता है, तब उसको जानने में मिलता है कि कोटक बैंक उसको फाइनेंस नहीं करेगा। सीनियर मैनेजर को भी अप्रोच करते हैं, बट वहां पर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता है। फाइनली वो जाके सुमित सिंह, जो भारत पे के जनरल काउंसिल थे, उसके थ्रू लीगल नोटिस कोटक बैंक को भेजते हैं और उसके रिप्लाई में भी कोटक बैंक उसको लीगल नोटिस भेजता है और उस बाद में आईपीओ सब्सक्रिप्शन क्लोज हो जाता है। उसके साथ ही अश्विनी यहाँ पे ये बात और कोटक बैंक के साथ रिलेशनशिप खत्म कर, बट उसको ये पता नहीं होता है कि आगे जाके ये बात उसके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली होती है भारत पे। जनवरी 2022 में वो अपने फैमिली के साथ एक टूर पे होते हैं। वहां पे उसको जानने को मिलता है कि एक ऑडियो क्लिप वायरल होती है, जो ऑडियो क्लिप जनरली अश्विनी ग्रोवर और कोटक बैंक के कर्मचारी के बीच में होती है। ये ऑडियो क्लिप ट्विटर में वायरल होती है, थोड़े टाइम के बाद वहां से निकाल दी जाती है। उसी टाइम पे जो लीगल नोटिस अश्विनी ग्रोवर और कोटक बैंक के बीच में एक्सचेंज हुई होती है, वो कोई लीक कर देता है। तभी मीडिया ये लीगल नोटिस और ऑडियो क्लिप को लिंक कर देती है और अश्विनी के बारे में न्यूज वायरल करती है।
अश्विन यहाँ पे बहुत मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उसके वजह से वो थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं और वो वेकेशन प्लान करता है। बहुत ही बड़ा खराब पीरियड अश्विन के लिए भारत पे में, वो होता है 6 जनवरी टू 1 मार्च का। उसमें पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं और अश्विन को टेम्पररी लीव पे भेजते हैं। फिर बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन चेंज करता है और अश्विन को परमानेंट लीव पे भेजा जाता है। उसी दरमियान उस पर रिजाइन करने के लिए प्रेशर बढ़ाया जाता है। काफी प्री प्लान 1 by 1 स्टेप अश्विन को निकालने की ओर लिए जाते हैं। अश्विनी ग्रोवर के वाइफ माधुरी जैन को भी टर्मिनेट किया जाता है क्योंकि उसके अगेंस्ट में 53 करोड़ के कुछ ट्रांजेक्शन मिलते हैं। जो भी बात अश्विनी से होती है उससे पहले मीडिया में लीक की जाती है। तो यहाँ पे फाइनली अश्विनी समझ जाते हैं कि ये सब जो हो रहा है वो फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन कंपनी को ऐसे कठपुतली ट्रीट कर रहा होता है। उसके बाद अश्विनी रिजाइन करते हैं और यहाँ पे उसका भारत पे का जो जर्नी होता है वो खत्म होता है। उस वक्त अश्विन की भारत पे में 8.43% इक्विटी वर्थ ऑफ $240 मिलियन होती है, जबकि वो सिंगल लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर होते हैं। अभी यहाँ पे अश्विन की सक्सेस जर्नी और फेलियर जर्नी से जो सीखने वाली बातें हैं उसको हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फायर इन योर बेली। आपको भूख होनी चाहिए आगे बढ़ने की, बड़े ड्रीम्स होने चाहिए अचीव करने के लिए। हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। जितने ही कंफर्ट जोन में रहेंगे उतने ही लेस मोटिवेटेड रहेंगे। अगर कुछ हम बड़ा करने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। सेकंड पॉइंट है नौकरी करके कोई बड़ा नहीं बनता। नौकरी करके हम इन्फ्लेशन बीट कर पाते हैं और हमारी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाते हैं। अगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए तो हमें मंथली पे चेक पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, बट साल में भले ही एक ही चेक आए बट वो उतना बड़ा आना चाहिए कि कोई सैलराइज पर्सन उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकता है। थर्ड पॉइंट है ड्रीम बिग। जनरली हम हमारे बच्चे को हमसे ज्यादा कमाने वाले लोगों के बच्चों के साथ बहुत नहीं खेलने देते, क्योंकि हमें डर रहता है वो कहीं ना कहीं उसकी बुरी आदतें उसकी बन जाएगी और कहीं ना कहीं वो बिगड़ जाएगा। बट वो हमारी गलत अंडरस्टैंडिंग होती है। हमारे बच्चों को उन लोगों के साथ रहने देना चाहिए जो हमसे बेटर है। अगर आप आपसे बेटर लोगों के साथ रहोगे और छोटा महसूस करोगे तो वो जो फीलिंग है वो आपके अंदर आग जगाएगी और अंदर से आवाज आनी चाहिए, मुझे भी कुछ करके दिखाना है, मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ। हमारे सपने बड़े हो गए तो जब भी सक्सेस मिलेगी वो उतनी ही बड़ी शानदार होगी। फोर्थ पॉइंट है डेलीगेट योर वर्क। देखो यारो, अकेला कोई कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। ऐसे को फाउंडर हमारे पास एक टीम होनी चाहिए जिसको हम टास्क डेलीगेट कर पाए ताकि हम हमारे बड़े पिक्चर पे हम फोकस कर पाए। स्कूल में हमें सिखाया जाता है हमें हार्डवर्क करना है, हमें स्किल होना है, पर ये कभी नहीं सिखाया जाता कि बेटर आउटपुट लोगों से कैसे लेना है। तो यहाँ पे हमारा थिंकिंग हमें चेंज करना है, डूइंग से लेके लीडिंग तक जाना है। जो काम हम कर रहे हैं उसको हमें लीड कैसे करना है वहां पे हमारा फोकस होना चाहिए, तब जाके हम सक्सेसफुल को फाउंडर और एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है डोंट बी लिमिटेड। ये पूरी दुनिया है, पूरी कनेक्टेड है। यहाँ पे हमें लिमिटेड नहीं रहना है। हमें जितना हो सके उतना नेटवर्क हमारा एक्सपांड करना है। जितने लोगों को हो सके उतने लोगों को हमारी बातें बतानी है। जितना ही नेटवर्क हमारा बड़ा रहेगा उतनी अपॉर्चुनिटी हमें ज्यादा मिलेगी, तब जाके हम सक्सेस बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। सो डोंट बी लिमिटेड। सिक्स्थ पॉइंट है गेम इज बिटवीन यू एंड योर कस्टमर। कोई भी बिजनेस के दो बड़े प्लेयर होते हैं, आप और आपके कस्टमर। इसके बीच में बहुत सारे लोग आते हैं लाइक को फाउंडर, आपके कर्मचारी, इन्वेस्टर, थर्ड पार्टी वेंडर। वो सब आपके प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा अर्निंग लेते हैं। बिजनेस चालू करने से पहले हमें ये क्वेश्चन करना है अपने आप से कि जो भी अर्निंग हम कर रहे हैं उसमें से हम प्रॉफिट शेयर करने के लिए रेडी है, और जितने लोग हैं उसके साथ हम जाने के लिए रेडी है, और जितना मेरे लिए बच रहा है क्या मैं एक्साइटेड हूं और मैं मोटिवेटेड हूं उससे काम करने के लिए, तभी जाके हम हमारा काम सक्सेसफुली अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सेवंथ पॉइंट है इन्वेस्टर इजंट अबव यू। बिजनेस में फाउंडर का मेन परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है प्रॉफिट और उसकी औकात, क्योंकि फाउंडर जितना बिजनेस को बड़ा करेगा उतना ही बड़ा वो प्रॉफिट बना सकता है। एज ए फाउंडर वो बिजनेस को डिलीवरी स्केल करता है और इन्वेस्टर जो होता है वो वैल्यूएशन डिलीवर करता है। तो इन्वेस्टर कोई और नहीं बल्कि एक अनदर वेंडर ही है। कैपिटल प्रोवाइड करता है, जैसे ही हमारे कर्मचारी है, कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, कोई लेबर प्रोवाइड करता है, कोई लॉजिस्टिक प्रोवाइड करता है, वैसे ही फाउंडर हमें कैपिटल प्रोवाइड करता है। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है जब हम फाउंडर को भगवान मान लेते हैं। अगर आपको बिजनेस और आपके स्टार्टअप को आगे ले जाना है तो डेफिनेटली डिसीजन पावर आपके पास ही होना चाहिए, क्योंकि आप इतनी मेहनत से वो काम कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कौन सा स्टेप कौन से टाइम पे लेना है। तो यहाँ पे हमें इन्वेस्टर को भगवान नहीं मानना है और डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास ही रखना है। 8 पॉइंट है बी अवेयर ऑफ सर्टेन प्रोफेशंस। जो नॉन प्रोफेशन है और वैल्यू डिस्ट्रॉइंग प्रोफेशन है लाइक की ड्रग, अल्कोहल, ऐसी सारी चीजें से हमें दूर रहना है। ये सारी चीजें हमें सक्सेस से डिस्ट्रैक्ट करके फेलियर की ओर ले जाती है। यहाँ पे 9th इंपॉर्टेंट बात है ऑलवेज वेरीफाई योर एम्प्लॉय बैकग्राउंड।
नेवर हायर एनीवन विदाउट वेरीफाइंग बैकग्राउंड। किसी भी एम्प्लॉय को विदाउट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हमें नहीं हायर करना चाहिए। हमें उन लोगों को ही हायर करना चाहिए जिसका बैकग्राउंड बड़ा ही क्लियर हो। डेफिनेटली जिसका बैकग्राउंड सही नहीं होगा वो आगे जाके कंपनी के लिए खतरा बन सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक अ राइट स्टेप ऑन अ राइट टाइम। एज ए फाउंडर और एंटरप्रेन्योर आपको पता होना चाहिए कौन सा राइट स्टेप कौन से टाइम पे लेना चाहिए जो आपके बिजनेस में वैल्यूएशन ऐड करे। सो ऑलवेज टेक राइट डिसीजन ऑन अ राइट टाइम। दोस्तों इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली एक बार इस बुक को पढ़ना चाहिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।